ओके, मोमेंटम की बात फर्स्ट और मोमेंटम के बाद में बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले बात मोमेंटम की। अब मोमेंटम ऐसा टर्म है जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहता है। एक्चुअल जो मोशन होता है ना, वो मोमेंटम ही है, जो बॉडी का एक्चुअल मोशन होता है। जो बॉडी का एक्चुअल मोशन है वो मोमेंटम है। सोचो कैसे? क्योंकि जब कोई बॉडी चलेगी तो अपने साथ वो अपना वजन लेके चलेगी ना, मास लेके चलेगी। तो मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है इस बॉडी का मास और इनटू वेलोसिटी। सही मायने में अगर लिखा जाए तो मोमेंटम तुम जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी को ऐसे मल्टीप्लाई करने से आता है। अब m के पास डायरेक्शन है नहीं, जो है v के पास है, तो जो v का डायरेक्शन होगा वही इस p का डायरेक्शन होगा। अपने को ध्यान ये रखना है कि पूरी फिजिक्स में जब मोमेंटम यूज़ करूँगा हमेशा इसको i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में यूज़ करूँगा ताकि गलती नहीं हो, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है। अभी से लेके पूरे फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा मोमेंटम। अब पूरी फिजिक्स से मोमेंटम चलता है, तो मैं मोमेंटम को क्या समझूंगा? मोमेंटम सही मायने में बॉडी का मोशन मतलब मोमेंटम। मैं तुम्हारे पास एक बॉल फेंकूंगा, दो बॉल अगर तुम्हारे पास फेंका जाए, सपोज करो, कैसे मोमेंटम को समझ सकते हैं? दो तरीके से है। एक, तुम्हारे पास एक छोटा बॉल फेंका जाए और एक तुम्हारे पास बड़ा बॉल फेंका जाए। मान लो इस बॉल का वज़न है 50 ग्राम और एक बॉल का वज़न है 500 ग्राम। दोनों को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। अब किसी आदमी को इस बॉल को कैच करना है और उसी आदमी को इस बॉल को कैच करना है, तो वो जो फोर्स फील करेगा अपने हाथ पे, क्या वो सेम फोर्स फील करेगा? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है ना। वेलोसिटी यहाँ पे भी 10 है, वेलोसिटी यहाँ पे भी 10 है, वेलोसिटी यहाँ पे भी 10 है। तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0, इसके पास भी जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0। तो काइनेमेटिक्स तो दोनों की सेम है। काइनेमेटिक्स के हिसाब से दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। परंतु अगर फोर्स के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ वाला आदमी को चोट लगने के चांस है। इसको तो 50 ग्राम क्या फील होगा, तो मज़े में रहेगा। इसका मतलब बॉडी के मोशन में वो किस वेलोसिटी के साथ तो है वो तो ठीक, कितना मास मोशन कर रहे हैं भी मैटर करता है। नहीं तो कोई आदमी सेम वेलोसिटी से चलने वाली साइकिल से टकराता और उसी वेलोसिटी से चलने वाली ट्रक से टकराता, दोनों में उतनी ही चोट लगती है उसको। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ट्रक के बाद इंसान पापड़ बन सकता है और साइकिल से तो अपन रोज़ 2-3 दिन में एक बार खाते ही हो गए। इट्स ओके। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम टोटल मोशन है, क्योंकि इसके अंदर मास को कंट्रीब्यूट करते हो तुम। मास का इसमें रोल है और मास के साथ वेलोसिटी। कोई तुमसे पूछे मोमेंटम का डायरेक्शन, तुम कहोगे भाई साहब वेलोसिटी का डायरेक्शन। बाद में जब तुम आगे बढ़ोगे तो कहा जाता है, मान लो तुमसे किसी ने कहा कि भाई मोमेंटम का चेंज बताओ, तो तुम क्या कर दोगे? मास को तो बदल नहीं सकते अपन, तो मास इंटू डेल्टा भी। अभी तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम बोलोगे वहाँ तो हम मास को बदलते हैं, डेल्टा एम लिखते हैं। भाई वो अलग फिजिक्स है, गड़बड़ाना मत। वो अलग फिजिक्स है, ये अलग फिजिक्स है। ये है हमारे जीवन का फिजिक्स, हमारे जीवन में जो चलता है। वो एटम के अंदर की फिजिक्स चलती है, वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है। तो तुम देखो डेल्टा पी जो मैं लिखूंगा, इसका मतलब अगर कोई मेरे से डेल्टा पी पूछेगा तो मास तो ठीक है, मैं डेल्टा भी कर दूंगा। और डेल्टा भी कर दूंगा तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पी की फाइनल वैल्यू वेक्टर माइनस पी की इनिशियल वैल्यू वेक्टर इनटू मास, वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू वेक्टर माइनस वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू। ये है इसका कहानी। तो तुम देखो कितना आसान काम है। मोमेंटम का चेंज निकालना जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के चेंज को ही तो टाइम से डिवाइड करने से फोर्स आने वाला है। तो मोमेंटम के चेंज को निकालने के लिए तुमको वेलोसिटी का चेंज पता होना चाहिए। जैसे तुम वेलोसिटी का चेंज पता कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। सही है क्या? सही है। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लो इसमें से जो करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? थोड़ा तेज करो। अब चलो, जब मोमेंटम की बात हो रही है, मास इंटू वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एक बच्चों वाली बात बता दो, क्या इसकी यूनिट को मैं m को kg लिख सकता हूँ और v को क्या लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकेंड।
तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सब बहुत छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको पता तो हो एटलीस्ट कि केजी मीटर पर सेकेंड से इसको लिखते हैं। और एक बात जो मैंने बताई है काम की बात यह है कि मोमेंटम में जब भी लिखूंगा हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखूंगा। लिखो तो, ये कसम खाना है तो। मोमेंटम जब भी लिखूंगा आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखूंगा। आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखूंगा। जब भी मोमेंटम लिखूंगा आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिखूंगा। सही बात है? ओके। अब मैं तुमको दो सिचुएशन देता हूँ। एक मेरे पास बॉल है और ये बॉल थोड़ा भारी बॉल पकड़ते हैं, 4 केजी का बॉल है। और इस 4 केजी वाले बॉल को मैंने इधर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक बार मेरे पास बॉल है 10 केजी का, और इस 10 केजी वाले बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। क्या इनका मोमेंटम सेम होगा? डू दे हैव सेम मोमेंटम? मेरे मन में सवाल है कि डू दे हैव सेम मोमेंटम? नो के पीछे कारण डायरेक्शन का फर्क है। अगर यहाँ मैं मोमेंटम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4 गुणे 5 यानी कि 20, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप। और यहाँ पे लिखूंगा 10 गुणे 2, 20, लेकिन जे कैप। तो डायरेक्शन का फर्क हो गया। तो डू दे हैव सेम मोमेंटम में अगर किसी ने पूछा होता कि डू दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो बात होती यस। लेकिन कोई कहता डू दे हैव कंप्लीट मोमेंटम, सीधा मोमेंटम मतलब मोमेंटम वेक्टर, मतलब मोमेंटम अगर हमसे पूरा मोमेंटम वेक्टर पूछा जाए तो ये तो सेम नहीं होगा, बट अगर हमसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम देन दिस इज सेम, नो प्रॉब्लम। मीन्स अगर किसी बॉडी का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब सिंपल तुम उसकी स्पीड को जरूर कह सकते हो, चलो स्पीड यहाँ पे, अच्छा स्पीड भी यहाँ पे अलग है, प्रोडक्ट सेम है, तो डायरेक्शन का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि मोमेंटम मुझे जब भी ध्यान रखना है तो डायरेक्शन का खासा ध्यान रखना है। बिना डायरेक्शन मोमेंटम लिखना एक मूर्खता है। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब तुमको मैं बताता हूँ कि मोमेंटम कैलकुलेट करने के जुगाड़ कौन कौन से हैं। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे फोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और फोर्स एक्चुअली में चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ही तो होता है। और इसी को आगे चल के हम नाम दे देंगे न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और बाद में इसी चेंज इन मोमेंटम को एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है इम्पल्स। और यानी कि चेंज इन मोमेंटम बोलो, इम्पल्स बोलो, दोनों एक ही बात है। तो बाद में तुमसे कोई पूछे कि बताओ बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो तुम उसको कहोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर तुमने उसको कहा एफ इक्वल्स टू एम, तो कहेगा कि अनपढ़ है ये। लेकिन तुमने उसको कहा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कहेगा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन जैसे ही तुमने उसको कह दिया कि फोर्स बराबर इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो कहेगा ये है सही में पढ़ा लिखा लड़का। तो इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज इम्पल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। सही है? आए हेडिंग तो कुछ नहीं डालने का है, हेडिंग डालने का है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2-3 सिचुएशन करेंगे इसमें। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आओ मोमेंटम का चेंज समझें। लेट अस अंडरस्टैंड द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, लिखो केस वन। After collision, a ball of mass m rebound. After collision, ball of mass m rebound with same speed. After collision, ball of mass m rebound with same speed. You have to calculate the change in momentum. Means the situation is like this. एक है दीवार,
एक मेरे पास बॉल है, इस बॉल को मैं इधर भेज रहा हूँ, बॉल का मास m है, भेज दिया वेलोसिटी v से, बॉल ऐसे गई, बॉल इससे टकराई, बॉल इससे टकरा के बॉल वापस आई, इससे टकराई वापस आई, इस बॉल का मास है m, वापस आने की भी वेलोसिटी भी जो है वो भी है इसकी v, मतलब जिस वेलोसिटी से ये गई है उसी वेलोसिटी से बॉल टकरा के वापस आई है। समझ रहे हो? सही है। अब तुम बताओ इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम कितना है? ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन है इनिशियल। अब ये कंडीशन जो है ये है फाइनल। तुमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, उधर देखो, उधर फिर भी देखो उधर। चलो, अब उसके बाद से अगर यहाँ से चेंज इन मोमेंटम फाइंड करोगे, डेल्टा पी अगर फाइंड करते हो तो तुम यहाँ से क्या लिखोगे? तुम यहाँ से लिखोगे पी फाइनल, फिर यहाँ से लिखोगे पी इनिशियल, इस तरीके से इसको लिखोगे, पी फाइनल पी इनिशियल। अच्छे से अगर सोच के देखो, अच्छे से अगर सोच के देखो, पी फाइनल क्या लिखोगे? पी फाइनल क्या लिखोगे? तो तुम मेरे साथ लिखोगे, अच्छा इधर वाला डायरेक्शन तो आई कैप है, तो इधर वाला डायरेक्शन जो है वो है माइनस का आई कैप, है कि नहीं? तो तुम जो लिखोगे फाइनल मोमेंटम, तो तुम लिखोगे एम वी लेकिन माइनस का आई कैप, माइनस पी इनिशियल, ये लिखोगे एम वी साथ में लिखोगे आई कैप। सही है बात? अब जरा इसको सॉल्व करके देखो, ये लिखा हुआ है माइनस का 2mv आई कैप, सोच के देखो, माइनस का 2mv आई कैप। तो मोमेंटम का जो मेरे से चेंज पूछा गया तो दैट इज माइनस का 2mv आई कैप, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। तो डेल्टा पी हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए कि भाई आप तो मुझे बताइए कि मैग्नीट्यूड का कितने से चेंज हुआ, तो डेल्टा पी जब वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, तो डेल्टा पी जब वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे वो तो ठीक है, सही मायने में क्या है ये 2mv तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है इसका माइनस का आई कैप, 2mv और डायरेक्शन है इसका माइनस का आई कैप, 2mv और डायरेक्शन है माइनस का आई कैप। सही है? अब जरा सोचो, इसमें से ये मैग्नीट्यूड कोई हमसे पूछेगा कि आप तो डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो उसको हम सिंपल बोलेंगे 2mv, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट थिंग एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट थिंग। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। सही है क्या? चलो अब सिचुएशन थोड़ा बदलते हैं। तुम बताओ, ऐसा तुम कब कब सोच सकते हो 2mv का मोमेंटम का चेंज कब कब होगा? तुमने बॉल को फेंका, बॉल टकराए वापस आ जाए, या फिर तुम बॉल हाथ में लिए ज़मीन पे टप्पा खाए वापस आ जाए। अगर सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो गया, इसको इस दीवार को ऐसे पलट दो, जैसे इसको पलटोगे, ये दीवार ऐसी है, तुमने इसको ऐसे पलट दिया, तब भी तो वही हाल होगी, बॉल का आना टकराना उसी वेलोसिटी से वापस जाना, तब चेंज इन मोमेंटम इतना हो जाएगा हमारा 2mv। ठीक है ना बात? तो इस तरीके से सोच सकते हैं। अब मान लो अगले केस में लिखो, हाँ उसमें जे कैप बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन तो सही बात है। अब मान लो बॉल किसी एंगल पे आए तो क्या होगा? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें बॉल को किसी एंगल पे लेके आए, बॉल को किसी एंगल पे लेके आते हैं, देखो कैसे सोच सकते हो। ये कंडीशन है, ये दीवार है अपनी, ऐसे ये बॉल है, एक बॉल यू लेके आऊँगा, ऐसे लेके जाऊँगा, ये मैंने यहाँ पे इसको जाने दिया इस तरीके से, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है इस पे।
अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन बन रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द वॉल, परपेंडिकुलर टू द वॉल, इस दीवार पे है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केस में आपको अभी जो रिलेशन हम लेके आ रहे हैं इसमें एंगल इससे माप रहे हैं, थीटा से, ये थीटा से माप रहे हैं। तो कोई बॉल लेके आ रहे हो तुम, वो थीटा से टकरा के, और मान लो इसी थीटा से बॉल अब वापस जा रही है, थीटा से आना, थीटा किससे मेजर किया है तुमने, हॉरिजॉन्टल से, और थीटा से वापस जाना, आने की वेलोसिटी और जाने की वेलोसिटी। बॉल m मास की बॉल को तुम v वेलोसिटी से ला रहे हो, टकराने के बाद ये m मास का बॉल उसी v वेलोसिटी से वापस लौट गया है थीटा एंगल पे। इस केस में यू हैव टू डिस्कस चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे p वेक्टर का चेंज डिस्कस करना है, तो उसके लिए मुझे p वेक्टर की फाइनल वैल्यू चाहिए होगी, उसके लिए मुझे p की इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी, फिर मैं p की फाइनल वैल्यू वाले वेक्टर से p के इनिशियल वाले वेक्टर को घटा दूंगा तो मज़ा आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये डेल्टा p ये मेरा टारगेट है, ये तो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, p की फाइनल वैल्यू और p की इनिशियल वैल्यू। देखो, अगर वेलोसिटी नीचे है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर वेलोसिटी नीचे है तो दो कंपोनेंट बनेंगे। देखो, ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, और नीचे ये वेलोसिटी इधर कितनी है v, तो पक्का ये कितना होगा v cos थीटा, और नीचे की तरफ होगा हमारे पास v sin थीटा। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टकरा के जाने के बाद कहानी कुछ ऐसी बन रही है, टकरा के जाने के बाद कहानी कुछ ऐसी बन रही है। अब सोच के देखो, ये एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, और ये v है तो अब ये तो होगा v cos थीटा, और नीचे की तरफ ये होगा v sin थीटा। अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, डायरेक्शन देखो, नीचे की तरफ है तो दिस विल बी v sin थीटा, लेकिन नीचे है तो माइनस का j कैप, और ये है तो प्लस का i कैप। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस का i कैप, और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा ये जे कैप, ये माइनस का जे कैप हो जाएगा नीचे। सही है, तो इस तरीके से सोच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है। सही है क्या? अब देखो, अच्छी बात यहाँ से क्या सोची जा सकती है, p की फाइनल वैल्यू, p की फाइनल वैल्यू क्या सोच सकते हो, तो भाई सब लिख देते हैं। अब मास इनटू वेलोसिटी मुझे लिखना है, अब आराम से लिख के इसको घटाना है। अब एक बार इसमें लिख दो p की फाइनल वैल्यू, तो तुम बोलोगे मास तो ठीक है, और उसके बाद मेरे ख्याल से कर सकते हो क्या, ट्राई करो, ट्राई करो, सब तो लिख ही दिया मैंने, एक बार ट्राई कर दीजिए। चलिए, मास यहाँ लिखा ही हुआ है, अब वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू यहाँ से लिख दो। वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू लिखोगे तो तुम लिखोगे माइनस का v, ये cos थीटा i कैप, और साथ में माइनस का v और sin थीटा क्या आएगा j कैप, ये इतना आएगा। और p की इनिशियल वैल्यू ये क्या लिखोगे, m टाइम्स, यहाँ से लिखोगे v cos थीटा i कैप, और साथ में माइनस का v sin थीटा और j कैप। अब तुमको इसमें से घटाना है, अब इसमें से आप घटाइएगा। अब आप देखिए पूरी कहानी क्या बन रही है। जब आप इसमें से घटाएंगे तो बताइए कौन कैंसिल होगा, कैंसिल कौन होगा, कैंसिल साइन वाला खत्म होगा। देखो, साइन खत्म होके यू विल गेट ओनली कॉस कंपोनेंट, और वो भी माइनस के करना है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का mv cos थीटा i कैप, 2mv, ऑफ कोर्स वो जुड़ जाएगा वो, यानी कि माइनस का 2mv cos थीटा i कैप लिख सकते हो। चलिए, तो माइनस का 2mv cos थीटा और i कैप सिंपली हमने घटा दिया, सिंपली हमने घटा दिया। अब किसी को कोई ऐसे भी m कॉमन नहीं भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी, तो बच्चों वाली बात है, इसमें क्या इतना जो
कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन क्या है, कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी इसे समझना। मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, इस कंडीशन में अगर मैं डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको, 2mb cos थीटा। बस दिक्कत ये है कि जब मुझे ये थीटा मेजर करना होगा तो थीटा किसके साथ मेजर किया हुआ है, थीटा इस लाइन के साथ मेजर किया हुआ है, इस लाइन के साथ। कौन सी लाइन, जो दीवार पे परपेंडिकुलर आ रही है, जो दीवार पे परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसके साथ, जो कि तुम्हारे लिए हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल थीटा मेजर किया हुआ है। क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ी सी बदमाशी करता है, क्वेश्चन तुमको एंगल इससे दे देगा, तो हमको क्या दिक्कत है। मान लो क्वेश्चन ने यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री एंगल विद द दीवार, अपने को क्या लेना है 30, 60 नहीं लेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना होता है, एंगल कहाँ से दे ये मैटर करता है। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव करा है डेल्टा पी 2mb cos थीटा, तो बॉल जाए टकराए, थीटा पे जाए थीटा पे आ जाए, चेंज इन मोमेंटम कितना 2mb cos थीटा, सीधा। बॉल जाए टकराए वापस आ जाए, चेंज इन मोमेंटम कितना है ना, सीधा सीधा 2mb, अरे टकराया उसी लाइन में वापस आ जाए तो 2mb, ठीक है। चलो अब इस तरीके से तुम आराम से सोच सकते हो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो लिखो अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड, a particle of mass m is projected with velocity u, with velocity u at an angle theta, at an angle theta with the horizontal, with the horizontal. A particle of mass m is projected, ठीक है, with velocity u at an angle theta with the horizontal. Find change in momentum between, find change in momentum between initial point and highest point, initial point and highest point. Initial point and highest point. ये तो प्रोजेक्टाइल हो गया, यू से फेंका थीटा से, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, वाई तो ख़त्म हो गया है हाईएस्ट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो मेरे पास होगी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा ओनली। अगर डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा उसको, आई कैप। और जब मैं फेंक रहा था तो उसको यू से फेंक रहा था, तो इस यू के दो कंपोनेंट हुए होंगे, एक इधर, तो ये यू कॉस थीटा हुआ होगा और साथ में लगा होगा आई कैप, और ऊपर में लगा होगा इसका u साइन थीटा और साथ में लगा होगा j कैप। तो मुझे मोमेंटम का चेंज कोई पूछेगा तो मैं किसका चेंज निकालूंगा, पहले वेलोसिटी का चेंज निकालूंगा, मास से गुना कर दूंगा, मज़ा आ जाएगा। मेरे से कोई पूछेगा बेटा डेल्टा पी बताओ, तो मैं बोलूँगा मास इंटू डेल्टा वी निकालो, खुश हो जाओ। तो अल्टीमेट माई टारगेट इज़ टू फाइंड डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। V final is what? V final is u cos theta I cap only minus V initial. V initial is u cos theta I cap plus u sin theta j cap। अब बताओ क्या कहानी हो गई, ये तो निकल गए इससे। अब क्या बचे हमारे पास, लेकिन माइनस में बचे ना, तो बस मेरे पास बच गए माइनस का u साइन थीटा जे कैप, माइनस का u साइन थीटा जे कैप। ये तो वेलोसिटी के चेंज हुए, मुझे तो चाहिए मोमेंटम का चेंज। तो डेल्टा पी वेक्टर जैसे ही मुझे चाहिए होगा बस m से गुना कर दूंगा, किसको, इसको। सीधा सीधा लिख देता हूँ, u साइन थीटा जे कैप और माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया।
तो मेरा डेल पी ऐसे आ गया, डेल पी वेक्टर माइनस का एम यू साइन थीटा जे कैप। सही है क्या? ये सही पकड़े, कहीं भी मेरे से डेल्टा पी वेक्टर, अरे सोच के तो देखो, याद थोड़ी करना है इसको। पी बोले तो एम इंटू वी, पी वेक्टर बोले तो m इंटू वी वैक्टर, तो p का चेंज बोले तो m तो चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, v को ही चेंज करना पड़ेगा ना। सिंपल सिंपल, आसान सोचो, आसान सोचो। अब आओ थोड़ी सी बात न्यूटन के सेकेंड लॉ की भी कर लेते हैं। ऐसे हमने कई बार कर ली, लेकिन फिर कर लेते हैं। हेडिंग दो, न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि फर्स्ट लॉ नहीं आया, आएगा, आ चुका है, हम बाद में लाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। बस कुछ नहीं, अभी तक हम मोमेंटम का चेंज निकाल रहे थे, उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, फोर्स आ गया, यही न्यूटन का नियम था। लिख लो, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन की जो फिजिक्स चलती है ना, क्लासिकल फिजिक्स यानी कि मैकेनिक्स की जहाँ बात होती है, मैकेनिक्स मतलब समझते हो, जहाँ मास रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात हो, वो सब मैकेनिक्स है, सब मैकेनिकल है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, मास आता है ना उसमें, जहाँ मास रिलेटेड बात हो वहीं मैकेनिक्स आता है। ठीक है, मास उसके पास होना चाहिए। कोई भी एनर्जी देख लो, कोई भी फार्मूला उठा लो, अगर वो मैकेनिक्स का है, एनर्जी फोर्स से रिलेटेड है, उसमें मास होगा ही होगा, कोई भी उठा के देख लो, समझ रहे हो। इसीलिए उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है मास रिलेटेड प्रॉपर्टी, मास होना चाहिए। मास क्या है एक्चुअली में, इनर्शिया है। इनर्शिया समझते हो, इनर्शिया, इनर्शिया समझते हो, फर्स्ट लॉ है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक कोई आकर डिस्टर्ब ना करे। मतलब तुम सो रहे हो, सोते रहोगे जब तक पापा ना आए। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब चलिए, अब अच्छी बात इसमें क्या है, न्यूटन के सेकेंड लॉ में किन्हें कहा था इन्होंने कि एफ एक्सटर्नल जो भी लग रहा है सबका समेशन लीजिए और ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी। बड़ा सिंपल, डी पी बाई डी टी। कुल मिला के मैं कैसे याद रखूंगा, मुझे याद ही नहीं रखना, हम मोमेंटम का चेंज निकाल रहे हैं ना, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, फोर्स आ गया, यही नियम है। अब सवाल ये है कि अब अपने को पता है कि ये जो पी वेक्टर होता है ये मास इंटू वी वेक्टर होता है, मास इंटू वी वेक्टर होता है। अगर मास कांस्टेंट है, मैंने बोला अगर, कभी कभी मास चेंज हो जाता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, अभी सवाल आएगा उसमें मास चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का नियम क्या कहता है, अब मैं एफ लिखूंगा ना, तुम समझ जाना मैं एफ एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये समेशन वाला स्टाइल नहीं भी लगाया, तुम समझना मैं नेट फोर्स ही लिख रहा हूँ फिजिक्स में। अब इसके बाद मैं जब जब एफ लिखूं, तुम समझना नेट फोर्स की बात चल रही है, और अच्छा समझना तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही है। तो बार बार ये तीर तुर नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा एफ लिखेंगे, आप समझिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स है और नेट फोर्स है, सारे फोर्स को जोड़ के लिखा गया। तो बताओ एफ बराबर मैं यहाँ से लिखूंगा, मेरा एम अगर कांस्टेंट है तो क्या लिख सकता हूँ इसको, डी बी बाई डी टी। तो ये कहानी क्या बन जाएगी, एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एम इंटू ए, तुम जानते हो। और वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, बहुत अच्छा बात है, ये भी वेक्टर भैया, ये भी वेक्टर भैया, ये भी वेक्टर भैया, ये भी वेक्टर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बड़ा तूफान है, पहली बार सुना होगा आपने। अरे क्या बात कर रहे हो, सुना था कि एफ बराबर है, भाई साहब गजब गजब बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक इसका और स्टाइल होता है भाई, देखो एक तूफानी स्टाइल जो कम यूज में आता है, रॉकेट प्रोपल्शन जब पढ़ाऊंगा तो इसका यूज करेंगे, लिख के छोड़ देते हैं। एफ इक्वल्स टू, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास बदल रहा, तो वी बाहर कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी। ये भी काम आएगा, ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ ही है, बस लिखने का स्टाइल बदल रहे हैं। यहाँ मास कांस्टेंट था तो डी बी बाई डी टी कर दिया, यहाँ मास कांस्टेंट नहीं था, वी कांस्टेंट अगर हो रहा है तो वी डी एम बाई डी टी कर देंगे। बाद में तुमको बताऊंगा ये वी नहीं, वी रिलेटिव होता है। अब बताऊंगा क्या, तुम तो जीनियस हो, तुम समझते हो फिजिक्स में वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होता है, और फिजिक्स में फोर्स का मतलब नेट फोर्स होता है। तो ये वी क्या है, वी रिलेटिव है। वी रिलेटिव होगा तो तुमको रॉकेट वाला क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अभी थोड़ा माहौल बना देता हूँ आपको। बताइए, रॉकेट है, मान लो ये रॉकेट है, रॉकेट तुम ऊपर लेके जाओगे तो गैस नीचे निकलेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट हो सकता है, सोचो, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट।
अब उसके बाद से यहाँ पे dm बाई, अच्छा सोचो dm बाई dt क्या होगा, मास में चेंज, मास में चेंज, रॉकेट के मास में चेंज क्यों होगा, फ्यूल कम होगा ना उसका, फ्यूल कम होगा, ये तो टूट रहा है, फ्यूल कम होगा, फ्यूल कम होगा मतलब इसको अगर पढ़ा लिखा टाइप बात करें तो dm बाई dt को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बोल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो बढ़िया बढ़िया वर्ड बोलेंगे, dm बाई dt इज रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, v इज v रिलेटिव, है ना, और उसके बाद वहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स आएगा, है ना, तो वहाँ पे ये देखो ये एक्चुअली में थ्रस्ट फोर्स ही लिखा है, आएगा बाद में धीरे धीरे देखेंगे। तुम बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। लिख सकते हैं, बस ठीक है, अभी लिख के छोड़ देने का, अभी लिख के छोड़ देने का, बाद में देखेंगे। तो ये काम बाद में। अब चलो फिलहाल हमारा टारगेट F बराबर ma से है। तो अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या बोलोगे? बकवास, तुम बोलोगे F एक्सटर्नल dp बाई dt, ये नहीं बोलोगे, ये तो इसका एक केस है, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है भाई, ये भी सेकंड लॉ है, ये भी सेकंड लॉ, मेन ये इससे निकले हैं दोनों। तो असली ये है, असली ये है असली। अब थोड़ा सा दिमाग हमारा ऐसा रहता है कभी कभी, जैसे मान लो वो कभी पूछते हैं एवरेज फोर्स, कभी बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स, यार तो इसमें इतना तूफान नहीं मचाने का। देखो एवरेज कहा जाएगा मतलब उसके पास सोचने का भरपूर समय है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगे तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं कि 20 घंटे तक। अरे भाई अगर 2 सेकंड दे दिया, 3 सेकंड दे दिया, 5 सेकंड दे दिया, मतलब टाइम की एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है, मतलब एवरेज फोर्स की बात हो रही है। अगर किसी इंस्टेंट पे देना हो तो सोचना इक्वेशन के फॉर्म में चीज़ें हो सकती हैं। सोचो P का डिफरेंशिएशन T के साथ क्या देगा, फोर्स। डिफरेंशिएशन से जो मिलता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है कि नहीं? तो यानी कि जब तुम्हारे पास कहीं किसी क्वेश्चन में P का इक्वेशन दे रखा हो T के रिस्पेक्ट में, तुमने उसको डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और अच्छा सोचो, भूल मत जाना, सब लिखने वाली बात है। मैं P का डिफरेंशिएशन T के साथ रिस्पेक्ट में करूंगा, मुझे फोर्स मिलेगा। लिखोगे, याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक, लिखने का फटाफट लिख लेने का, इतना क्या सोचने का। मुंह, पेन, नाक, आंख एक साथ चलाओ। जब मैं P का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा। जब मैं P का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा। और अच्छा सोचो, और क्या सोच सकते हो? डिफरेंशिएशन का जो मतलब है वही मतलब किसका है, ग्राफ का। हट, ग्राफ में स्लोप का है कि नहीं? अरे है भाई, अरे है, तुम भूल गए। अरे dv बाई dt क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है ना। दूसरा तुम क्या बोलते हो भाई साहब, vt के ग्राफ्स का जो मैं vt के ग्राफ का जो मैं स्लोप बोलूंगा वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो मैथ्स में जो काम डिफरेंशिएशन का है, ग्राफ में वो काम किसका है, स्लोप का ही तो है, स्लोप का ही तो है। यानी कि तुम सोचो मैं कैसे कैसे बोल सकता हूँ भाई साहब, pt का फंक्शन हो, मेरे पास कोई pt फंक्शन हो, इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, फोर्स मिलेगा। अच्छा, मेरे पास pt का ग्राफ हो, इसका स्लोप निकाल दो, क्या मिलेगा, फोर्स। ये सब न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सही है बात? और समझाऊं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर dp बाई dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। F और dt बराबर क्या मिलेगा, dp, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कर दो इंटीग्रेशन। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f dt, मतलब f dt, इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कोई f का फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अरे यार तुम नहीं समझ रहा यार, कितने तरीके से न्यूटन्स लॉ को लिख सकते हो, ये भी तो न्यूटन्स लॉ है। हमने कुछ नहीं किया, गुना कर दिया, क्या प्रॉब्लम है उसको, इससे न्यूटन भी बुरा नहीं मानेंगे।
अब एफ डी टी बराबर हमने डी पी कह दिया, मतलब ये चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ। इसका मतलब अगर मेरे पास फोर्स टाइम का फंक्शन दे रखा है, फोर्स अगर टाइम का फंक्शन दिया है, जैसे एफ बराबर 5t² प्लस 9t प्लस 6, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मोमेंटम का चेंज। एंड दिस मोमेंटम का चेंज इज कॉल्ड इम्पल्स। दिस मोमेंटम का चेंज इज कॉल्ड इम्पल्स। तो बताओ इम्पल्स के कितने डेफिनेशन आ गए? 2। पहला चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स है, दूसरा वो तो फोर्स हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स है, अरे गड़बड़ा रहे हो भाई तुम। फोर्स बोला मैंने, चुपचाप सुन। अरे कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा। सुनो पहले सुनो। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन एफ डी टी कर सकता हूँ, एफ डी टी कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन है तो मैथ कर रहा है। ग्राफ का मतलब अगर मेरे पास, अगर फिर स्लो बोला मुंह तोड़ूंगा मैं, अगर मेरे पास फोर्स टाइम का ग्राफ हो तो उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या देगा वो? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, अरे इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, गोबर सब भूल गया। लिख लो इसको, सारी बातें लिखिए वहाँ से जितनी बातें आ रही निकल के। क्या क्या लिखोगे? पहला इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है। गंगाधर ही शक्तिमान है, हम बचपन से, तुम लोग तो नहीं पहचानते हो शक्तिमान में करोगे, हमारा तो फैक्ट पता ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। दूसरा स्टाइल, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने का तरीका क्या है? 2 है। या तो मैं एफ टी ग्राफ का क्या निकालूंगा? एरिया। तो लिखो एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी ग्राफ का एरिया बराबर चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स। और देखो, जब मैं एफ टी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं एफ टी फंक्शन को, समझ जाओगे ना बात? जब फोर्स टाइम का फंक्शन हो इंटीग्रेट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम मिलेगा उर्फ इम्पल्स मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम मिलेगा उर्फ इम्पल्स मिलेगा। ये महाराष्ट्र में उर्फ को क्या बोलते हैं? उर्फ को उर्फ बोलते हैं। तू पहले बता उर्फ होता क्या है? मतलब उसका दूसरा टोपन नाम। हाँ, टोपन नाम, समझा? टोपन बोलते हैं उसको। उसको तो अच्छा टोपन, हाँ पेन से टोपन। मराठा सिखाओ मेरे को। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो। हाँ, एक क्या बहुत सारी बातें कर ली, हम बहुत आगे निकल गए। इम्पल्स उम्पल्स सब आ गया। इम्पल्स फिर से पढ़ेंगे, अभी तो एक बार देख लिया हमने ऐसे। अच्छा बताओ, अब मैं 2 बातें तुमसे कह रहा था। मैं कह रहा था भाई साहब फोर्स 2 तरह से बोलते हैं, वो एक कहते हैं एवरेज, एक कहते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब क्या है इसका? कुछ नहीं है, विशेष अंतर टाइम का खेला है। जैसे तुमको फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई वो अपना वो मैथ्स में पढ़ते हो ना मैथ्स में पढ़ते हो ना कि टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट में। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डेल्टा टी बहुत छोटा कर दीजिए तो डी टी बन जाता है कि नहीं बन जाता? जब छोटा टाइम होगा तो इंस्टेंटेनियस, बड़ा टाइम हुआ तो एवरेज। लिख लो, छोटा टाइम हुआ तो इंस्टेंटेनियस, बड़ा टाइम हुआ एवरेज। लिख के छोड़ देने का, छोटा टाइम इंस्टेंटेनियस, बड़ा टाइम एवरेज, बड़ा टाइम एवरेज। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? मैं यहाँ फोर्स बोलता हूँ, फोर्स लिखते ही तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? एक्सटर्नल है, नेट है। इसके 2 लोग, इसके अंदर 2 स्टाइल से इसको पढ़ते हैं बेसिकली, एफ एवरेज या फिर एफ इंस्टेंटेनियस। ओके, एफ एवरेज लिखूंगा तो क्या लिखूँ बताओ? डेल्टा पी। बस बड़ा सा चेंज लिखना है, डेल्टा पी बोले तो डेल्टा टी से डिवाइड करके। डायरेक्शन की इच्छा हुई तो वेक्टर लगा देने का। अच्छा, एफ इंस्टेंटेनियस क्या लिखूंगा? डी पी बाई डी टी। वेक्टर की इच्छा हुई लगा देने का।
समझ रहे हो, यही अंतर है, कुछ नहीं। समय कम हो गया इंस्टेंटेनियस है, भरपूर समय है तो एवरेज है, तो कोई विशेष इसमें लोड होता नहीं है। नो लोड एट ऑल, नो लोड एट ऑल। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तब आगे इस काम को बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगली क्लास में करें, अगली क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आज आप जाइए, इसको पढ़िएगा इम्पल्स तक को, और अगली क्लास में क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा काम करेंगे। अभी तो बस इंट्रोडक्शन चला है, उसको कर दो बंद, बाकी काम अगली क्लास में।